एक लड़का जो बचपन से ही अपने स्कूल और यहाँ तक कि अपने घर में भी सिर्फ मार और बुलिंग का शिकार होता आया है। इसके स्कूल में बुलिंग इतनी भयानक होती थी कि लोग मरना पसंद करते हैं। हमारे प्रोटेगनिस्ट को तो स्कूल में लड़कियों के सामने नंगा तक कर दिया जाता था, बाथरूम में टॉयलेट का पानी पिलवाया जाता था और घर में उसका सौतेला बाप दारू पीकर लड़के के सामने उसकी माँ को बहुत ब्रूटली मारता। लड़के के जिंदगी में अगर कुछ था जो उसे जीने की मदद करता था तो वो थी उसकी माँ, वही उसका सहारा थी, उसकी दुनिया थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक हादसा हुआ, ऐसा हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे जेल हो गई, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं बदला, बल्कि पहले से दोगुना ज्यादा दर्द, ज्यादा बुलिंग और ज्यादा अत्याचार झेलना पड़ा। कहते हैं हर इंसान की सहन शक्ति की एक हद होती है और जब वो हद पार हो जाती है तो एक सीधा साधा मासूम लड़का भी दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे साइको इंसान बन सकता है। ये कहानी है टोनी की। तो भाइयों, ये इस सीरीज का पार्ट 1 है और तुमको तो पता है अपने चैनल में मैं मानहवा के पूरे चैप्टर्स के वीडियो लाता हूँ, बीच में नहीं छोड़ता। बस आओ एक बार ये मानहवा देख लो, इसकी स्टोरी से तुम्हें प्यार हो जाएगा। सब कुछ शुरू होता है एक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर से, एक ऐसी जगह जो एक चट्टान पर बने किले की तरह दिखती है। अंदर कैदियों की भीड़ इकट्ठा होती है और कोई पूछता है कि क्या उन्होंने खबर सुनी। उनमें से एक बताता है कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के किसी हारे हुए बंदे ने बॉस के राइट हैंड मैन से पंगा ले लिया। दूसरा कैदी ताना मारता हुआ कहता है कि उसे तो हैरानी होगी अगर नया लड़का सिर्फ कुछ टूटी पसलियों के साथ बच निकला। उसके अनुसार इस जगह लोगों का सफाया होना आम बात है और भीड़ शो शुरू होने के लिए नारे लगाने लगती है। फिर दर्शक भी उत्तेजित होकर चीयर करते हैं और हिंसा का अच्छा नजारा देखने की उम्मीद करते हैं। लेकिन जो दृश्य दिखता है उसे देखते ही उस शख्स की मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि वो एक बड़े आदमी को जमीन पर पूरी तरह पिटता हुआ देखता है, जिसके पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं है। फिर भी जोर जोर से रुकने के लिए चिल्लाने के बावजूद पिटाई एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। कुछ लोग उस युवा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को छुड़ाकर बेरहमी से पिटाई जारी रखता है। जमीन पर गिरा हुआ बंदा अपने चेहरे पर एक के बाद एक क्रूर मुक्के झेल रहा होता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। वो अपना बचाव करने में असमर्थ होता है और रहस्यमयी लड़ाका अपनी आंखों में आग जैसा गुस्सा लिए हमला करता रहता है। जिसने उसका गला बाहों से पकड़ रखा था उसको एक जोरदार पंच सीधे खोपड़ी में मारता है। चेहरे पर गुस्सा साफ है। वो ऐसा लगता है जैसे किसी को खड़ा नहीं छोड़ेगा। फिर वो एक पर एक लड़ाई पूरी तरह नए लड़के के खिलाफ सामूहिक झगड़े में बदल जाती है। कैदी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन लड़का आते हुए कैदी को एक लात लगाकर दूर फेंक देता है और एक कैदी को पंच मारकर बेहोश कर देता है। बस एक पल में वो सब जो उसे घेरे हुए थे जमीन पर गिरे हुए हैं, पूरी तरह हार चुके। वही बंदा जो पहले हंस रहा था अब सदमे में है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने क्या देखा और यार्ड के बीच में विजेता खड़ा होता है, शरीर पर चोटों से भरा हुआ, लेकिन फिर भी अपने पैरों पर खड़ा है। उस बॉस के राइट हैंड आदमी ने जिसने लड़ाई शुरू की थी, अब वो जमीन पर पूरी तरह बेहाल हालत में है। बाकी कैदी उस लड़के को डर से देखते हैं, क्योंकि वो अब इंसान ही नहीं लग रहा। कैदी डर से उसे देखते हैं और उनमें से एक कहता है कि वो किसी डरावने सपने से बाहर निकला हुआ लगता है। उस युवा की ताकत इतनी बेतुकी है जैसे वो किसी और दुनिया से तबाही मचाने आया हो। उसके चेहरे पर एक जंगली मुस्कान है। उसकी तुलना एक पागल कुत्ते से की जा रही है जो हमला करने को तैयार है। एक स्पॉटलाइट की रोशनी में लड़ाई का विजेता स्थिर खड़ा है और बाकी कैदी पीछे हट रहे हैं। उस पर लड़का सोचता है कि उसे एक भयानक जगह का पागल कुत्ता कहा जा रहा है, लेकिन वो जानता है कि ये सब उसकी असलियत को बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। फिर वो युवा एक आयरन के दरवाजे की तरफ बढ़ता है और अपने पास्ट को याद करने लगता है, क्योंकि जो जगह वो आया था वो किसी भी डरावने सपने से कहीं ज्यादा बुरी थी। कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है और वो कहता है कि उसकी जिंदगी बहुत बेकार थी। सीन बदलता है और एक स्कूल हॉलवे का सीन देखते हैं, जहाँ एक छोटा मोटा लड़का जो टोनी होता है गलियारों में हड़बड़ी में भाग रहा है, ठंडे पसीने में डूबा हुआ अपनी किस्मत को कोस रहा है और कह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक था जब तक वो एक खास बुली से टकरा नहीं गया। एक छोटे अंधेरे कमरे में छिपकर वो पूरी ताकत से प्रेयर कर रहा है कि वो पागल उसे न ढूंढ ले। अचानक अंधेरे में एक ठंडी मुस्कान चमक उठती है और बाहर से आवाज आती है कि अब तेरा बुरा टाइम शुरू हो गया। फर्श पर सिकुड़कर बैठा हमारा टोनी समझ जाता है कि उसकी तबाही उसी पल शुरू हो गई जब वो टारगेट बन गया। घबराहट में कांपते हुए शिकार ने सुना कि बुली की घिनौनी आवाज उसके नाम को गुनगुनाते हुए बुला रही है। गलियारे में वो बुली शांत कदमों से चल रहा है,
और सोच रहा है कि क्या उसका शिकार अच्छे से छिपा हुआ है। सिर्फ एक पतली सी रोशनी स्टोर रूम के दरवाजे को रोशन कर रही है, जहाँ टोनी सांस रोके हुए है, मन ही मन उस राक्षस से दूर जाने की भीख मांगते हुए। लड़का तनाव से आंसुओं के कगार पर पहुंच गया है। माथे पर बहते पसीने की बूंदें उस पूरे सीन के आतंक को बता रही हैं। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और बड़ा बुली खुशी खुशी ऐलान करता है कि उसने अपना टारगेट ढूंढ लिया। पूरी तरह शौक में टोनी समझ जाता है कि अब उसका एकमात्र रास्ता बचा है, बहुत दूर भाग जाना। बुली की क्रूर मुस्कान से फंसे हुए लड़के ने सुना कि दुनिया में बहुत सी चीजें हैं। आंसुओं के साथ वो मान जाता है कि कुछ हालात नर्क से भी कहीं ज्यादा डरावने होते हैं। बिना चेतावनी के वो बुली एक भयंकर लात सीधे टोनी के चेहरे पर मार देता है। पूरी तरह मजाक उड़ाते हुए वो डरपोक टोनी को सलाह देता है कि आंखें बंद कर ले ताकि दर्द महसूस न हो। अपनी उंगलियों से साइन बनाते हुए वो कमीना वादा करता है कि इस बार सब कुछ एक ही झटके में खत्म कर देगा। बालों को पकड़कर वो राक्षस टोनी को ऊपर खींचता है और आखिरी यातना का मंच तैयार करता है। साफ है कि असली आतंक वो इंसान है जो दूसरों की तकलीफ में बहुत मजा लेता है और अपने शिकार को अपमानित करके खुश होता है। टोनी बहुत जल्दी टूट जाता है। शिकायत करते हुए बुली कहता है कि उसे खराब माल मिल गया है और धमकी देता है कि पूरी दुकान में आग लगा देगा। चमकदार फर्श पर लगे खून के धब्बे साफ बता रहे हैं कि कमजोरों के लिए कोई बचाव नहीं, कोई मुक्ति नहीं है। सड़कों पर लोग देश भर में नाबालिगों द्वारा किए गए हिंसक अपराधों के खिलाफ गुस्से भरे प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट रूम के अंदर जज हल्की सजाएं सुना रहा है, जिससे जनता और ज्यादा भड़क गई है और सख्त न्याय की मांग कर रही है, ताकि अगर कोई माइनर क्राइम या बुली जैसी चीजें करता है तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चीजों को शांत करने के लिए सरकार ने कानून बदले, अधिकतम सजा बढ़ाई, लेकिन सिर्फ उन कमीने लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। दुर्भाग्य से ये उपाय सिर्फ नाबालिग अपराधों को आसमान छूने पर मजबूर कर रहे हैं और मासूमों की जिंदगी को कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल रहे हैं। गैंग्स बुलिंग को सिर्फ एक साधारण समय गुजारने का तरीका समझते हैं। इमारत की टॉप फ्लोर में किनारे पर एक लड़की उदास होकर सोच रही है कि सबसे मजबूत के सामने कोई नहीं टिक सकता। बचने का कोई रास्ता न मिलने पर निराशा में उसने खुद की जान ले ली। स्कूल के गेट पर वापस छात्रों के दोपहर के दबाव का माहौल छाया हुआ है। 3 गुंडों से घिरा हुआ एक छोटा लड़का गंदी गली की दीवार से सटकर डर से सिकुड़ रहा है। चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ने के बाद लड़का सुनता है कि लीडर उसे अपने बड़े भाई को बुलाने को कह रहा है, जो जेल में है। मजाक उड़ाते हुए ग्रुप कह रहा है कि उस लड़के का बड़ा भाई किसी की जान लेने के लिए जेल में बंद है और वो चोमू डर से मरने का नाटक कर रहा है। वो बदमाश चेतावनी दे रहा है कि वो भारी फीस वसूल करेगा। चीखते हुए लड़का हताश होकर भीख मांग रहा है कि वे उसके जेल में बंद भाई के बारे में बुरा न बोले। जवाब में एक तबाही भरा मुक्का लड़के के चेहरे पर पड़ता है और खून उड़ जाता है। जमीन पर पड़े गरीब लड़के को लात मारते हुए गैंग चिल्ला रहा है कि उसे तुरंत कुछ सुधार की जरूरत है। इस अराजकता से बेखबर हमारा टोनी सड़क पर चल रहा है और स्कूल के एक और भयानक दिन का बोझ अपने कंधों पर लिए हुए है। गहरी राहत की सांस लेते हुए वो आसमान का शुक्रिया अदा कर रहा है कि स्कूल की एक और 24 घंटे की टॉर्चर से बच गया। ठीक आगे एक पुराने डिब्बे में पड़ा हुआ कुत्ता टोनी का ध्यान खींचता है। झुककर उस कुत्ते को सहलाते हुए टोनी हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि हम दोनों की हालत एक जैसी ही है। अचानक पिटाई की हिंसक आवाजें खामोशी को तोड़ देती हैं और टोनी वहीं जम जाता है। डरते हुए दीवार के ऊपर झांककर वो देखता है कि किसी को बुरी तरह पीटा जा रहा है। बेरहम लातों से कुचले जा रहे छोटे लड़के ने हाथ बढ़ाया और किसी भी मदद की भीख मांगी। आतंक के ठंडे पसीने में टोनी महसूस करता है कि गुंडों की यूनिफॉर्म पड़ोस के स्कूल की है। अनचाहे दर्शक को देखकर बदमाशों ने अंधेरी मुस्कान बिखेरी और सीनियर को सलाम किया। टोनी की गर्दन पर हाथ डालकर गैंग का लीडर उससे पूछता है कि सब कैसे चल रहा है। कांपते हुए हकलाते हुए टोनी एक भी वाक्य नहीं बना पा रहा है और जमीन पर पड़े घायल लड़के को घूर रहा है। पूरी तरह समर्पण के इशारे में वो अपना बटुआ सौंप देता है। जब गुंडा नाश्ते के लिए पैसे मांगता है, बटुए में थोड़े पैसे देखकर घृणा से गुंडा कहता है कि कुत्ते के पास भी इनसे ज्यादा पैसे होते हैं। अपनी पकड़ कसते हुए बोली कल सुबह नाश्ता तैयार रखने का हुक्म देता है। पूरी तरह जमा हुआ हमारा टोनी बस गैंग को जाते हुए देखता है और अपना गर्व निगल जाता है। गंदी सड़क पर लेटे हुए छोटे लड़के ने दर्द भरी भारी कराह निकाली। हिम्मत के एक पल में उसने धीमी आवाज में कहा कि उसे छोड़ दे। छोटे लड़के को पैर से कुचलते हुए गुंडे ने उसकी कायरता पर तंज कसा और कहा कि लड़के के भाई ने
ने किसी की जान ली है, इसलिए दोष इसी का है। कॉलर पर जोरदार झटका देते हुए गुंडे के लीडर ने टोनी को चेतावनी दी कि सिर्फ सीनियर होने के कारण उन पर ऑर्डर न करे। साइकोपैथिक मुस्कान के साथ बदमाश ने टोनी को चुनौती दी कि स्कूल के टॉप डॉग के सामने वही बात दोहराए। पूरी घबराहट में टोनी को याद आता है कि ये टॉप डॉग वही राक्षस है जिसने उसकी जिंदगी नर्क बना रखी है। दुश्मन की गिरफ्त में फंसे हुए यादें दिखाती हैं कि अमीर सैडिस्ट ने उसे अपना मुख्य खिलौना चुना था। अंधेरी यादों में वो याद करता है कि कैसे उस गुंडे ने टोनी का जीना हराम कर दिया था। टोनी को टॉयलेट का पानी पिलाया गया, लड़कियों के सामने उसे नंगा किया गया, जलती कैंडल उसके चेहरे पर गिराई गई। प्रेजेंट में चिल्लाते हुए गुंडा उसे कचरा बोलकर भागने को कहता है और अगले दिन और बदतर तमाशा करने की धमकी देता है। इंसल्ट से घिरा हुआ टोनी अपना मुंह फेर लेता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। अचानक छोटे बच्चे का सिर जमीन पर पटक दिया जाता है। लड़के को अपनी किस्मत को कोसने को कहा जाता है। दर्द से झुककर टोनी आगे बढ़ता है और खुद को इतना घटिया होने के लिए मन ही मन गाली देता है। आंसुओं में वो खाली सड़क पर बार बार माफी मांगता है। अंधेरी सीढ़ियों पर अकेलापन पूरी तरह उसे निगल लेता है और याद दिलाता है कि उसके पास कोई नहीं है, न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार। कुछ मिनट बाद वो आखिरकार घर पहुंच जाता है। गंदे अपार्टमेंट के अंदर माहौल पहले से ही खराब है क्योंकि सुस्त चेहरे वाला आदमी जो टोनी का सौतेला बाप है लिविंग रूम में फैला पड़ा है। बोतल हाथ में लिए मोटा पेट वाला आदमी क्रूरता से टोनी की माँ से कहता है कि आज की मजदूरी सौंप दे। बीच में रोकने की कोशिश करते हुए माँ कहती है कि पैसा महीने के खर्चे और बेटे के लिए है। मेज पर जोर से बोतल मारते हुए सौतेला पिता उसे अभी चुप रहने को कहता है। उसी पल टोनी दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसका स्टेप डैड उसकी माँ को मार रहा है और कह रहा है, जा, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो अपना शरीर बेचकर पैसे ला। अपनी माँ को शरीर बेचने की धमकी सुनकर टोनी गेट के पास ही चुपचाप साइड हो जाता है। खुद से कहता है कि मैं ये रोक भी नहीं सकता क्योंकि मैं वीक हूँ, मुझे माफ करना माँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। चिल्लाते हुए उसका स्टेप डैड उसकी माँ को गंदी बेकार जानवर कहता है। ये सुनकर लड़का पूरी तरह शॉक में हर गाली को छाती में छुरा की तरह महसूस करता है। डार्क मेमोरी उसके दिमाग में भर जाती है जब बुली उसे अपने जूतों से कुत्ते का पोटी साफ करने को कहते थे। पास्ट दिखाता है कि सीनियर के बूट चाटने का चरम अपमान और फिर भी शुक्रिया कहना पड़ता था। पुलिस के डार्क फिगर उसके फैमिली को टारगेट करके बोलते हैं कि ये साला कुत्ता है, इसके फैमिली वाले भी कुत्ते होंगे, तभी तो कुत्ता पैदा हुआ है। यहाँ टोनी गुस्सा हो जाता है कि कोई भी मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। वो दौड़कर अंदर जाता है जहाँ उसका स्टेप डैड उसकी माँ के सिर में अपनी दारू की बोतल फोड़ने वाला होता है। टोनी हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उसके सिर पर बोतल पड़ जाती है। गुस्से से भरा हुआ आदमी धमकी देता है कि दोनों को वहीं फर्श पर कुचल देगा। टेबल में रखी चाकू निकालकर टोनी फैसला करता है कि अब चुपचाप नहीं सहेगा। चाकू को मजबूती से पकड़े हुए वो सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार हो जाता है। पीछे न हटते हुए उसका सौतेला बाप मुट्ठी भींच लेता है और इस हिम्मत का बदला लेने को तैयार है। हथियार को निशाने पर ताने हुए टोनी बोलता है कि वायलेंस इसी पल खत्म हो। हताश होकर माँ बेटे की बांह पकड़ लेती है और शांति की भीख मांगती है कि सब ठीक है और बोलती है, बेटा शांत हो जा। आदमी बोलता है, साले तू क्या प्रोटेक्ट करेगा, घर के बाहर खुद लात खाते रहता है, आज तेरे पिछवाड़े में इतना दम कहाँ से आ गया। ये बोलते हुए वो अपना बेल्ट उतारता है। मजाक उड़ाते हुए सौतेला पिता बेल्ट लड़के के चेहरे पर फेंकता है। सड़क और घर दोनों जगह कुत्ते की तरह बर्ताव हो रहा है। ढाल की तरह औरत बीच में आ जाती है और आदमी से रुकने की भीख मांगती है। पूरी तरह काबू से बाहर आदमी बेकार लड़के को चाकू से अपनी किस्मत आजमाने की चुनौती देता है। कोई रास्ता न देखकर लड़का आंखें बंद कर लेता है और हमले के सच में होने का इंतजार करता है। बचने के लिए चाकू आगे बढ़ता है और हवा को अपनी पूरी ताकत से चीरता है। तुरंत खून छिटक जाता है और दृश्य को डरावने जीवंत लाल रंग से रंग देता है। धातु को फर्श पर गिराकर हमारा टोनी पीछे हट जाता है। पूरी तरह शौक में आंखें फैलाकर वो समझ नहीं पा रहा है कि उसने क्या कर दिया। भारी हकीकत तब समझ आती है जब पता चलता है कि उसकी अपनी माँ बीच में कूद पड़ी और हमला झेल लिया। देखकर आदमी चीखता है और हैरान है कि कीड़े में इतनी हिम्मत आ गई। उसका सौतेला बाप बोलता है, तू मुझे सच में मारने वाला था साले। आंसुओं में टोनी हकलाते हुए कहता है
कि वो सिर्फ अपनी माँ की रक्षा करना चाहता था। खून बहते देखकर आदमी गुस्से में अंधा होकर पागल सांड की तरह सामने आता है और टोनी से बोलता है कि अब फिर से ट्राई कर। अपना हाथ बांधकर तैयार हो जाता है। टोनी ये देखकर हैरानी में जमीन पर गिरा हुआ है, लेकिन औरत उसे रोकने की कोशिश करती है। आदमी की टांग से चिपककर खून बहाती माँ माफी की भीख मांगती है और कसम खाती है कि बेटे ने जानबूझकर नहीं किया था। साइको चेहरे के साथ आदमी ठंडे स्वर में औरत को अपनी टांग छोड़ने को कहता है। सौतेला बाप उसकी माँ के बाल पकड़कर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसका पैर नहीं छोड़ती और कहती है, मैं माफी मांग रही हूँ, टोनी को माफ कर दो। आदमी कहता है कि आज इस साले को मैं डिसिप्लिन सिखाऊंगा। उसकी माँ टोनी से कहती है, बेटा यहाँ से भाग जा। टोनी अपनी माँ से कहता है, माँ मैं आपको प्रोटेक्ट कर लूंगा। उसकी माँ कहती है, तू मेरी चिंता मत कर, तू जा यहाँ से। और टोनी उठता है, पीछे मुड़कर भागने लगता है और अपनी माँ से माफी मांगने लगता है। पछतावे और माफी से भरे खुले दरवाजे से भारी गालियाँ देते हुए सौतेला पिता क्रूर बदला लेने का वादा करता है। भागने के गुस्से को निकालने के लिए आदमी बेबस औरत को बेरहमी से लात मारने लगता है और कहता है कि सब तेरी वजह से हुआ है। बारिश रात के अंधेरे में निगला हुआ हमारा टोनी सिर्फ ये सोच रहा होता है कि मैं फिर से भाग गया, अपनी माँ को बचा तक नहीं पाया। वो कहता है, मुझे माफ कर देना माँ। तभी दो लड़कियां बात करते हुए गुजरती हैं, जो टोनी को अकेले रात में बारिश में रोते हुए देखती हैं। वो टोनी की दयनीय हालत पर अफसोस करती हैं। अचानक एक लड़की ने कुछ बढ़ाकर हमारे टोनी के सिर को ढक दिया। शर्म से भरा युवक चुपचाप उनसे अपना मुंह न देखने की भीख मांगता है। उसकी बात न मानते हुए लड़की दयालुता से अपना छाता उधार देने की पेशकश करती है। गर्म मुस्कान के साथ वो टोनी से कहती है कि जल्दी घर पहुंच जा, वरना सर्दी लग जाएगी। हैंडल को मजबूती से पकड़े हुए हमारा टोनी ऐसी अचानक दयालुता पर बिल्कुल स्प्लिशलेस हो जाता है। जल्दी ही दोनों लड़कियां तूफान में साथ चल पड़ती हैं। घर जाने के बारे में सोचते ही कड़वी रियलिटी जोर से टकराती है। अब उसके पास कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। अचानक एक हल्की भौंकने की आवाज उसका ध्यान बीच सड़क पर पड़े घायल कुत्ते की ओर खींचती है। जानवर के पास झुककर लड़का दोपहर वाला वही घायल कुत्ता पहचानता है। अपनी बदकिस्मती पर उदास होकर वो कुत्ते को सहलाता है और कहता है कि उसके पास देने के लिए खाना या छत भी नहीं है। जितना खुश हो सकता है उतना खुश छोटा कुत्ता चलने लगता है और लड़के को साथ चलने का इशारा करता है। ज्यादा विकल्प न होने पर हमारा टोनी छोटे कुत्ते के पीछे शहर की ठंडी गलियों में चलना शुरू कर देता है। पूरे शहर में तेज बारिश के बीच टोनी उसका पीछा करता रहता है। सीढ़ियों के पास एक टनल पहुंचकर दोनों को आखिरकार तूफान से बचने का परफेक्ट आश्रय मिल जाता है। छत मिलने से राहत पाकर टोनी जानवर को अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद कहता है। छाता जमीन पर गिराकर कड़वा एहसास होता है कि ये गड्ढा अब उसका नया घर होगा। गंदे कोने में सिकुड़कर टोनी फैसला करता है कि रात यहीं बिताएगा। सुबह सूरज की किरणें नई शुरुआत की घोषणा करती हैं और तेज रोशनी मेट्रो के मुंह को रोशन कर देती है। अचानक कुत्ता जोर से भौंकने लगता है और अपने नए मालिक को पास के खतरे से बचाने की कोशिश करता है। अभी नींद में डूबा लड़का धीरे से आंखें खोलता है और सीधे अपने सबसे बुरे सपने से आमने सामने हो जाता है। ठीक सामने स्कूल का वही साइकोपैथिक बुली खड़ा है, कुछ खाली दिमाग वाली लड़कियों से घिरा हुआ। बड़ी मुस्कान के साथ गुंडा मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि कचरा सड़क पर लेटकर क्या कर रहा है। घृणा से भरी लड़कियां हंसती हैं और शक करती हैं कि ये गंदा लड़का ही अमीर लड़के का सबसे अच्छा दोस्त है। दिखावा करने के लिए गुंडा एक टेढ़ी दोस्ती का नाटक करता है और सबके सामने झूठ की पुष्टि करता है। जल्दी ही सैडिस्ट बोल पड़ता है कि इस घटिया खिलौने के बिना उसकी जिंदगी मौत जैसी उबाऊ हो जाएगी। छोटा होने के बावजूद बहादुर छोटा कुत्ता जोर से भौंकता है और दांत दिखाकर उस शैतानी समूह को डराने की कोशिश करता है। टोनी की खामोशी से चिढ़कर बोली तुरंत जवाब मांगता है और लड़के के गाल पर अपमानजनक थप्पड़ मारता है। उसे वहीं कुत्ता बनकर भौंकने को कहता है। धैर्य खत्म होते ही सैडिस्ट धमकी देता है कि अगर तुरंत ऑर्डर न माना तो बहुत बदतर सजा मिलेगी। टोनी के बालों को बेरहमी से खींचते हुए वो भौंकने का हुक्म देता है। बिना सोचे समझे पिल्ला कूद पड़ता है और बुली की बाह में दांत गड़ा देता है। चीखते हुए वो जानवर को गाली देता है और काट से छूटने की कोशिश करता है। पूरी तरह शौक में हमारा टोनी यकीन नहीं कर पाता कि छोटे जानवर ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। खूनी गुस्से से भरा बुली बोलता है कि कुत्ते ने अपनी मौत का नोटिस खुद साइन कर लिया। अपने विशाल पिटबुल को छोड़ते हुए वो आदेश देता है
कि उस पिल्ले को चीर डालो। तुरंत विशाल जानवर छोटे हीरो पर झपटता है और किसी भी बचाव का मौका नहीं देता। तेज दांत बिना रहम के छोटे कुत्ते के मांस को फाड़ रहे हैं और खून पत्थर की जमीन पर छिटक रहा है। बीमार मुस्कान के साथ साइको उस खून खराबे का मजा ले रहा है। हताश होकर टोनी हाथ जोड़कर रोता है और कत्लेआम रुकवाने की भीख मांगता है। लड़के की गर्दन पकड़कर राक्षस उसे मजबूर करता है कि हर खूनी डिटेल सामने से देखे। पास में पिटबुल अपना शिकार हिला रहा है, साबित करते हुए कि सबसे कमजोर सब कुछ खो देते हैं। छोटे जानवर की जान बचाने की भीख मांगते हुए टोनी चिल्लाता है कि पिल्ला मर जाएगा। एटीट्यूड से भरा बुली सैडिस्ट उसकी हालत का मजा लेता है। टोनी की गर्दन दबाते हुए वो ऑर्डर करता है, नजर मत हटाना, कत्लेआम से एक पल के लिए भी नहीं। टोनी की फैली आंखों के सामने आखिरी चेतावनी गूंजती है कि भविष्य में किसी भी तरह की चुनौती मना है। एक अंधेरे धमाके के साथ कुत्ते की आखिरी ताकत ठंडी जमीन पर बुझ जाती है। अंदर से टूटकर टोनी एक दर्द भरी चीख निकालता है और अपनी आत्मा के टूटने का एहसास करता है। कचरे की तरह सड़क पर फेंके जाने पर बुली हंसता है और उदासी को घिनौनी चीज कहता है। फिर वो टोनी को ऑर्डर देता है कि जानवर के बचे हुए टुकड़े खाकर माफी मांगे। बेरहम काउंटडाउन के साथ वो धमकी देता है कि अगर मना किया तो अंजाम बुरा होगा। टोनी सोचता है कि उसे लगा था कि माँ के सिवा कोई उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। वो हमेशा अकेला रहा। दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। छोटे जानवर के साहस से उसे लगा था कि वो भी किसी की रक्षा कर सकता है, लेकिन हकीकत सब कुछ तोड़ देती है। आंसुओं में सवाल उठता है कि उसे कभी एक सच्चा सहारा क्यों नहीं मिला। मुट्ठियां भींच जाती हैं और अंदर एक अंधेरा गुस्सा जाग उठता है। खामोशी में अचानक बदलाव देखकर बुली पूछता है कि कचरे का इरादा क्या है। टोनी की पीठ पर हाथ रखकर कहता है कि तू जानता है ना मैं कौन हूँ। अगर मुझे छुआ भी तो तू जुवेनाइल डिटेंशन में होगा। फिर वो मजाक उड़ाता है कि उसका भाई कहता है वहाँ बहुत मजा है, तू जाना चाहता है, वहाँ से तेरी लाश ही बाहर आएगी। फिर वो और आगे बढ़ता है और उसकी माँ के बारे में घिनौनी बातें करने लगता है। बेबस टोनी के कानों में जहर भरी बातें डाली जाती हैं और धमकी दी जाती है कि उसकी माँ को गैंग के लिए सस्ता मनोरंजन बना दिया जाएगा। चरम नफरत में डूबा टोनी ये सब सुनता है। आंखें धुंधली हो जाती हैं। पहले उसका नाम सुनकर ही डर लगता था, लेकिन अब कायर का मुखौटा गिर चुका है और उसकी जगह एक साइको ले चुका है। कांपते हुए टोनी अपनी आवाज ढूंढता है और कहता है कि इस बार नसों में बहता खून बदले का है। गुस्से में वो नियम तोड़ देता है, किसी की माँ को गाली नहीं, और उसी पल वो बुली के नाक पर एक जोरदार मुक्का मारता है। अचानक हमले से बुली जमीन पर गिर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी ताकत आई कहाँ से। टोनी उसका कॉलर पकड़कर पास खींचता है और कहता है, साले तूने वो बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। गुस्से में वो दांत गड़ाकर उसके चेहरे से नाक चबा लेता है और उसे काटकर बाहर थूक देता है। बुली की हालत डर से खराब हो जाती है। साथ आई लड़कियां डर कर भाग जाती हैं। बुली जमीन पर गिरकर मदद मांगने लगता है और टोनी खून से सना हुआ नफरत भरी नजरों से उसे देखता रहता है। सीन चेंज होता है और हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां टोनी जज के सामने खड़ा होता है। जहां जज ये फैसला करता है कि 15 साल के टोनी को, जिसने अपने क्लासमेट को बुली और फिजिकल हैरेसमेंट करने के केस में 5 साल की सजा सुनाई जाती है। टोनी बताता है कि बुली के माँ बाप बड़े और पैसे वाले आदमी हैं। उसने पुलिस वाले तक को खरीद रखा है, जबकि मैंने पुलिस में सारी चीजें बताई कि कैसे बचपन से वो इस बुली का शिकार होता आया है। पर उल्टा ये चार्जेस मुझ पर लग गए। यहाँ तक कि मेरे क्लासमेट और स्कूल में से किसी ने मेरे फेवर में गवाह नहीं दिया, क्योंकि ये लोग बड़े और अमीर हैं। बुली गुंडे की माँ ने तो टोनी के सौतेले बाप को पैसे देकर टोनी के खिलाफ कर दिया। टोनी की माँ को घर में बंद कर दिया। सारे सबूत टोनी के खिलाफ आने से टोनी को आखिरकार 5 साल की रिफॉर्म स्कूल की सजा हो गई। उस दिन लड़के ने अपनी जिंदगी का वो खौफनाक सपना पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक नाइटमेयर को छोड़कर दूसरे और भी बेरहम नाइटमेयर में घुस रहा था। एक ऐसी जगह जहां मजबूत वाले कमजोरों को बस कुचलते रहते थे। इस तरह जुवेनाइल रिफॉर्मेटरी के गेट एक कभी न खत्म होने वाले नाइटमेयर पर बंद हो गए। जगह बिल्कुल सुनसान और खौफनाक थी। चारों तरफ कांटेदार तार लगे हुए थे, जैसे कोई असली जेल हो। पैरों में बेड़ियां डाले हुए टोनी धीरे धीरे रिफॉर्मेटरी के अंदर घुसता है। तभी एक गार्ड उस पर चिल्लाता है और उसे धक्का मारकर तेज चलने को बोलता है। टोनी सोचता है कि कितना बड़ा अन्याय हुआ है। असली गुनहगार तो बिल्कुल आजाद घूम रहा है। फिर उसे एंट्री प्रोसीजर के लिए इंस्पेक्शन रूम में ले जाया जाता है। अंदर गार्ड्स चिल्लाते हैं कि सभी नए आने वालों के कपड़े उतारो और खड़े हो जाओ। जैसे ही टोनी आजा मानकर कपड़े उतारता है,
उसे पता चलता है कि वहाँ सब उससे बड़े हैं और उनके शरीर पर टैटू भरे पड़े हैं। स्क्रीनिंग के दौरान एक गार्ड नए लड़के का नाम पूछता है तो टोनी हकलाते हुए जवाब देता है। अफसर चिल्लाता है, जोर से बोल, मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा। और उसका चेहरा बहुत गुस्सैल है। वो आदमी टोनी को घूरता है और टोनी बुरी तरह डर जाता है। वो टोनी को पहचान लेता है और पूछता है कि क्या तू ही वो लड़का है जिसने किसी का नाक फाड़ दिया था। फिर गार्ड उसे एक कागज थमाता है जिस पर नंबर लिखा है 80725। पानी की नली से नहलाने के बाद टोनी के बाल पूरी तरह भीगे हुए हैं। दूसरे नए आने वालों के साथ टोनी को सिर्फ अंडरवियर में और हाथों में हथकड़ियां डाले हुए जेल के गलियारे में मार्च करना पड़ता है। टोनी अपनी बारी का इंतजार करता है, अनिवार्य मेडिकल चेकअप के लिए। मास्क लगाए डॉक्टर उसे बोलता है, हाथ ऊपर कर और फिर घूम जा। टोनी आज्ञा मानकर हाथ ऊपर करता है, जो अभी भी हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं। इधर डॉक्टर अपनी रजिस्ट्रेशन क्लिपबोर्ड पर सारी जानकारी नोट करता जाता है। फिर वो पेन से क्लिपबोर्ड पर टक टक करता है, मतलब सारी भराई हो चुकी है। डॉक्टर ग्लव्स पहनता है और टोनी को बोलता है कि अब अंडरवियर भी उतार दे। टोनी दांत पीसता है शर्म और अपमान से, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता, उसे मानना पड़ता है। उसके बगल में दूसरे टैटू वाले कैदी भी उसी भयानक इंस्पेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से टोनी अपना अंडरवियर नीचे करता है और डॉक्टर के सामने सब कुछ खुल जाता है। फिर डॉक्टर टोनी पर पूरा और बहुत इन्वेसिव बॉडी सर्च करता है। फर्श पर लेटे हुए टोनी को लगता है कि वो पूरी तरह टूट चुका है। उसकी सारी इज्जत डर और अपमान से चकनाचूर हो चुकी थी। प्रोसेस खत्म करने के लिए उसकी इनमेट फोटो खींच ली जाती है, ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए। रिफॉर्मेटरी के यार्ड में सभी नए कैदी साफ सुथरी कतारों में बैठे होते हैं। अचानक एक गार्ड चिल्लाता है, सब खड़े हो जाओ, डायरेक्टर आ गए हैं। ओवरकोट पहने एक आदमी दरवाजे पर आता है, रुकता है और गला साफ करता है। मुस्कुराते हुए वो लड़कों से बैठने को बोलता है और कहता है कि यहाँ इतनी सख्ती नहीं है। वो आगे बोलता है कि तुम लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो और यहाँ लड़कियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। टोनी सोचता है कि क्या जगह ठीक ठाक है। तभी डायरेक्टर घोषणा करता है कि वो रूम अलॉट करेगा। चौड़ी मुस्कान के साथ वो कहता है कि उम्मीद है सबको यहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी। सेरेमनी के बाद एक गार्ड आता है और चश्मा लगाए लड़के को अपने साथ आने को बोलता है। नए लड़के को देखकर कुछ कैदी कमेंट करते हैं कि अब मजा आने वाला है। एक बड़ा गंजा आदमी नए टारगेट के आने से काफी एक्साइटेड लगता है कि अब मजे लूटेंगे। चलते हुए टोनी सुनता है कि लोग उसे पंचिंग बैग बोल रहे हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गार्ड के सामने रुक जाता है, अपना सामान पकड़े हुए, और अगले ऑर्डर का इंतजार करता है। अफसर उसे सिनिस्टर मुस्कान के साथ घूरता है, जिससे टोनी को बहुत शक होता है। गार्ड ऐलान करता है कि उसने हमारे लड़के के लिए एक बहुत स्पेशल रूम तैयार किया है। वो जगह असल में रिफॉर्मेटरी के बेसमेंट में एक अंधेरी और अलग थलग सेल है। ऊपर से अफसर सॉलिटरी सेल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि नए लड़के को यहीं रहना है। बिना कुछ पूछे टोनी अपने नए और डरावने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। गार्ड उसे अंदर धकेलता है और मजाक में बोलता है, मजे कर। लेकिन अंदर घुसते ही टोनी को एक कमरा मिलता है जहां बड़े बड़े सीनियर कैदी उसे घूर रहे हैं। उनमें से एक बुरी मुस्कान के साथ पूछता है, नए वाले, तेरा नाम क्या है बे? टोनी अपना नाम बताता है। सीनियर उसे घेर कर धमकी भरी नजरों से देख रहे होते हैं। तभी बिना वार्निंग के एक कैदी उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। हमलावर गुस्से से चिल्लाता है और लड़के का आइडेंटिफिकेशन नंबर जानना चाहता है। खून बहते होठों के साथ चश्मा लगाए टोनी जवाब देता है, मेरा नंबर है 80725। ग्रुप का लीडर ऐलान करता है कि अब थोड़ा सा इनिशिएशन रिचुअल शुरू करते हैं। स्थिति देखकर टोनी पूरी तरह डर के मारे जड़ हो जाता है। फिर वे टोनी का सिर नीचे दबाते हैं और बोलते हैं, इसे अच्छे से याद रख, एक सेल बॉस ही यहाँ तेरा बाप है और यहाँ उसके ऑर्डर ही सब कुछ है। फर्श पर चश्मा लगाए टोनी दांत पीसता है और सोचता है कि अभी सब कुछ सहना पड़ेगा। उसकी रेसिस्टेंस देखकर सीनियर पास आता है और पूछता है, नए वाले को कोई प्रॉब्लम है? फिर वो टोनी के बाल पकड़कर कहता है, बस इतना काफी है। अब क्रूर मुस्कान के साथ वो कहता है कि अब मैं तुझे इस जगह के नियम सिखाता हूँ। यहाँ की हायरार्की बताई जाती है, जहाँ नया लड़का आउटकास्ट है और ऊपर वालों मतलब सीनियर का सम्मान करना पड़ेगा। पहला नियम है कि अपना सारा सामान सेल बॉस को सौंप दो, वो बांटेगा। फिर वो इस जेल के पूरे सिस्टम के बारे में बताता है कि यहाँ एक सख्त हायरार्की बनी हुई है। सबसे नीचे नए कैदी होते हैं जिन्हें कीड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है। उनके ऊपर वो लोग आते हैं जिन्हें यहाँ कुछ समय हो चुका होता है और जो धीरे धीरे इस माहौल में ढल गए होते हैं। फिर रूम लीडर आते हैं जो अपने कमरे के लोगों पर कंट्रोल रखते हैं। उनके ऊपर कैप्टन होते हैं जो कई रूम लीडर्स को संभालते हैं।
इसके बाद बॉस आते हैं जिनकी ताकत और रुतबा काफी ज्यादा होता है, और फिर पूरे जेल का एक लीडर होता है जो लगभग सब पर राज करता है, और सबसे ऊपर होता है डायरेक्टर जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। यहाँ का नियम बिल्कुल साफ है, जो जितना नीचे है उसे अपने से ऊपर वाले हर इंसान को इज्जत देनी पड़ेगी, वरना उसकी हालत और भी खराब कर दी जाएगी। और समझ जाता है कि कभी भी हायर रैंक वाले के खिलाफ नहीं जाना है। एक कैदी उसके कान में फुसफुसाता है कि अगर तूने ऑर्डर नहीं मानी तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। बॉस फिर कहता है कि उसे टॉयलेट यूज करना है और टोनी को फुट स्टूल बनने को बोलता है। समझ नहीं आने पर टोनी खड़ा रहता है तो दूसरा कैदी समझाता है कि सिंक तक पहुंचने के लिए टोनी को सहारा देना है। सिंक बहुत ऊंचा है और टॉयलेट में फ्लश की लिमिट है, इसलिए टोनी को सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर कैदी बॉस ऊपर उठकर घमंड भरी मुस्कान के साथ अपनी पैंट ठीक करता है। टोनी उसे खौफ और हताशा भरी नजरों से देखता है। दर्द से चेहरा बिगड़कर टोनी दांत पीसता हुआ पूरा माहौल सहता है। टोनी के हिलने से उसके ऊपर रूम कैदियों का बॉस, जो कि उसके ऊपर खड़ा होकर पेशाब कर रहा होता है, वो बैलेंस बिगड़ने से गिरने लगता है और तब से उसका फेस टकरा जाता है। उसके बाद सभी लोग मिलकर टोनी को कुत्ते की तरह मारने लगते हैं और बोलते हैं, साले कीड़े तेरी इतनी हिम्मत, तू हिल गया साले मोटे। बीच में फर्श पर पड़ा टोनी अपनी माँ से माफी मांगता है और सोचता है कि अब उसका काम तमाम है। अचानक कोई आता है और अटैक रोकता है और बुली कैदियों से बोलता है, रुको। एक ठग कंफ्यूज होकर पूछता है, ये कौन है और ये इस बच्चे की क्यों रक्षा कर रहा है? चश्मा वाला आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि वो लड़के को सबक सिखाने वाला है। टाइम में यही तो करते हैं। तीसरा भी बोलता है, चलो यार वरना सीन मिस कर देंगे। उसी टाइम टोनी मसाकी से पूछता है, ये क्या है और किस बारे में बात हो रही है? मसाकी टोनी को बुलाता है कि उसके साथ आए और सब कुछ क्लोज से देखने को बोलता है। फिर वो टोनी को एक जेल का मैप दिखाया जाता है और बताता है कि इस जेल 4 विंग में बांटा हुआ है, जिसमें आता है नॉर्थ विंग, साउथ विंग, ईस्ट विंग और वेस्ट विंग। मसाकी बताता है कि ये रिफॉर्मेटरी की असली सच्चाई है। जैसे ही सब बाहर इकट्ठा होते हैं, एक फेंस वाले यार्ड में कैदियों की भीड़ आमने सामने हो जाती है। एक टैटू वाला आदमी दूसरे कैदी को बोलकर चिल्लाता है कि साले होंग सॉन्ग, आज मैं तुझे मसल दूंगा। लंबे बाल वाला कैदी, जिसका नाम होंग सॉन्ग है, धीरे से पीछे मुड़ता है। उसके पीछे वही आदमी होता है जो मुट्ठी बांधकर खड़ा होता है। तभी होंग सॉन्ग मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर लड़ना है तो बोलना बंद कर। होंग सॉन्ग तुरंत बड़ा मुक्का मारता है, जिससे बड़े आदमी के चेहरे से खून बहने लगता है। इसके साथ यार्ड में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लोग इधर उधर उड़ रहे होते हैं। दूसरे कैदी फैंस से लड़ाई देखते हैं और फाइटर को इनकरेज करते हुए चिल्लाते हैं कि मारो मारो। हमारा लड़का पूरी तरह शॉक होकर बिना कुछ बोले इस बेरहमी को देखता है। फिर वो मसाकी की तरफ मुड़कर पूछता है कि कोई लड़ाई क्यों नहीं रोक रहा, जबकि बस गार्ड सिगरेट पीते हुए सब कुछ देख रहे हैं। मसाकी फिर समझाता है कि भले ही ये नॉर्मल जेल जैसा लगे, लेकिन ये जगह की असली रियलिटी है। वो आगे डिटेल देता है कि रिफॉर्मेटरी 4 डिस्ट्रिक्ट में बंटी है और कॉमन एरिया है लड़ाई। चलते हुए मसाकी सबसे जरूरी नियम बताता है कि यहाँ मुक्के ही चलते हैं। टोनी समझ नहीं पाता और अपने नए दोस्त से बेहतर तरीके से समझाने को कहता है। इससे मसाकी बताता है यहाँ सिर्फ ब्रूट फोर्स ही मायने रखती है और जितना तू मजबूत होगा उतना ऊंचा स्टेटस होगा। सबसे मजबूत वाला गार्ड की जगह सबसे स्ट्रांग कैदी भी संभाल सकता है और दूसरे कैदियों को कंट्रोल कर सकता है। इससे गार्ड्स का काम आसान हो जाता है, इसलिए वे कैदियों के बीच होने वाली किसी भी फाइट में दखल नहीं देते जब तक कोई खत्म न हो जाए। ऑफिसर सारी हिंसा पर आंखें बंद कर लेते हैं। वो अपनी बात खत्म करते हुए कहता है कि ठीक वैसा ही जैसा हम अभी देख रहे हैं। फेंस के पास कैदी गुस्से से चिल्लाते हैं और हारने पर फाइटर को धमकाते हैं। यार्ड में होंग सॉन्ग एक साथ 4 विरोधियों से लड़ रहा है। अपनी स्किल दिखाते हुए वो आसानी से एक अटैक ब्लॉक कर लेता है और काउंटर अटैक की तैयारी करता है। विरोधी सैडिस्टिक मुस्कान के साथ मुस्कुराता है, भले ही वो फाइट में डिसएडवांटेज पोजीशन में हो। लेकिन जब होंग सॉन्ग उसके चेहरे पर भयानक मुक्का मारता है तो मुस्कान गायब हो जाती है। इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है कि खून हर तरफ छिटक जाता है। दिखाता है मुक्के की ताकत। दूसरा आदमी पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन होंग सॉन्ग पहले से घूम चुका होता है और दूसरे एक्सचेंज के लिए तैयार है।
डार्क हेयर्ड फाइटर ब्लो को ब्लॉक करता है और अपोनेंट पर जोरदार मुक्का लगाता है। विरोधी अटैक की ताकत से शॉक हो जाता है क्योंकि उसका चेहरा सीधा लगता है। बिना समय गंवाए होंग सॉन्ग दूसरे को लात मारकर हटा देता है और बहुत स्टाइल से फाइट खत्म करता है। सिर्फ एक ब्लॉन्ड दुश्मन अब खड़ा रह जाता है, बाकी सब जमीन पर गिरे होते हैं। गुस्से भरे चेहरे के साथ ब्लॉन्ड लड़का सोचता है कि क्या ये कोई मॉन्स्टर है। फिर वो अपने बैंडेज वाले मुट्ठी को कसता है और आखिरी हताश अटैक की तैयारी करता है। पूरी ताकत से चिल्लाते हुए वो होंग सॉन्ग की तरफ दौड़ता है। सीन ब्लॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता है कि वो फाइनल शोडाउन के लिए टारगेट की तरफ भाग रहा है, लेकिन होंग डॉज करता है और परफेक्ट ब्लो लगाता है जो विरोधी को जमीन से ऊपर उठा देता है। इम्पैक्ट से ब्लॉन्ड वाले का शरीर पीछे की तरफ वायलेंटली फेंक जाता है और खून छिटकता है। फिर हम विजेता को देखते हैं जो हांफते हुए अपने हारे हुए विरोधी के शरीर के ऊपर खड़ा है। भाइयों, ये बाकी की तरह क्यों लग रहा है मेरे को? फाइट खत्म होने पर वो चुपचाप अपना शर्ट उठाता है जो यार्ड के फर्श पर पड़ी थी। फाइटर शर्ट को कंधे पर डाल लेता है जबकि कैदियों की भीड़ उसे देख रही है। सब होंग की ताकत से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसका नाम जयकारों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। टोनी युवक ये सब देखकर पूरी तरह हैरान है। वो सोचता है कि फाइट का विनर तो नॉर्मल इंसान भी नहीं लगता। इधर होंग अपनी क्रशिंग जीत के बाद हल्की कॉन्फिडेंट मुस्कान दिखाता है। उसकी आंखों में डार्क इंटेंसिटी है जो दिखाती है कि वो बहुत खतरनाक है। फिर सीन चेंज होता है। बिस्तर पर हमारा लड़का फाइट के बारे में सोचता है कि वो कितना औसम था और चाहता है कि काश उसे भी थोड़ी ऐसी ताकत मिल जाए। वो उस फाइटर का 0.5% भी बनाना पसंद करता है। अचानक नई डिटर्मिनेशन उसकी आंखों में आ जाती है। टोनी अब अपने बेड पर लेटा हुआ कंबल में सिकुड़ा हुआ है। अगले दिन बादल भरे आसमान में सूरज उगता है। रिफॉर्मेटरी के मेस हॉल में कैदी ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। व्यस्त माहौल में टोनी बोलता है कि कल की फाइट तो बहुत खतरनाक थी। फिर वो पूछता है कि क्या फाइटर्स को इसकी सजा नहीं मिलती। मसाकी जवाब देता है कि ये यहाँ के नियम है। फिर मसाकी समझाता है कि जब यहाँ कोई भी प्रॉब्लम जब बड़ी होती है तो कैदी फाइट से सुलझाते हैं। और भी बोलते हुए मसाकी बताता है कि अगर तू अपने से बड़े रैंक वाले किसी बॉस या लीडर को हरा देगा तो प्रमोशन मिल जाता है, वो आगे रैंक में चला जाता है। हैरान होकर हमारा लड़का पूछता है कि क्या कोई भी मजबूत वालों को चैलेंज कर सकता है। मुस्कुराते हुए मसाकी कहता है, भाई ये की बेकार ट्रिक है। यहाँ बाहर या किसी फालतू स्कूल फाइट जैसे तू किसी को भी चैलेंज नहीं कर सकता जब तक तू खुद स्ट्रांग ना हो, क्योंकि यहाँ तू फाइट में अपने ओपोनेंट को मार भी सकता है। ये सुनकर लड़के का जबड़ा खुला रह जाता है। मसाकी से इस बात से टोनी पूरी तरह शॉक देखकर कहता है कि अगर कोई फाइट नहीं करना जानता, मसाकी उसे सलाह देता है कि या तो सब वो सह ले या उसे जेल में कोई ऐसा मिल जाए जो प्रोटेक्ट करे। अचानक एक कैदी चिल्लाता है कि सब जल्दी करो और तुरंत इकट्ठा हो जाओ। मेस हॉल के एंट्रेंस पर एक बड़ा और डरावना फिगर दिखता है और सब चौंक जाते हैं। मसाकी टोनी को से जल्दी उठने को बोलता है और चेतावनी देता है कि ये नॉर्थ विंग का बॉस है, उठ जा वरना वो गुस्सा हो जाएगा। फिर टोनी के सेल का लीडर, वही जो शुरुआत में टोनी को मार रहा था, वो कैदी बॉस के पास जाता है और पूछता है कि बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन बड़ा आदमी उसे इग्नोर कर देता है और सीरियस लुक के साथ मेस हॉल में चलता रहता है। उसके भारी कदम हॉल में गूंजते हैं। जैसे ही वो उनकी टेबल के पास पहुँचता है, लड़के के सामने खड़े होकर वो डराते हुए पूछता है कि क्यों बे साले, तू ही टोनी है ना? बहुत डरे हुए टोनी अपनी पहचान कंफर्म करता है। हकलाते हुए कहता है हाँ। फिर वो विशाल आदमी बिना किसी वार्निंग के टोनी के कॉलर को डरावनी ताकत से पकड़ लेता है। विशाल खुद को रेत्सु कानामोटो इंट्रोड्यूस करता है बेहद मेनिन्स लुक के साथ। फिर वो खुलासा करता है कि वो उस लड़के का बड़ा भाई है जिसका नाक टोनी ने फाड़ दिया था। कानामोटो कन्फेस करता है कि वही था जिसने टोनी को नॉर्थ विंग में ट्रांसफर करवाया था और वादा करता है कि वो उसकी अच्छी खातिरदारी करेगा। वो सबको चेतावनी देता है कि ये लड़का अब सिर्फ उसका शिकार है और किसी ने भी इसे जान से मारने की हिम्मत की तो वो उसे ही जान से मार देगा। चेतावनी के बाद कानामोटो टोनी को बिना दया के जोर से फर्श पर फेंक देता है। एक कैदी सीन को डिस्गस्टिंग मुस्कान के साथ देखता है और कमेंट करता है कि मजा आ गया। मसाकी लड़के को उठाने में मदद करता है और उसे नॉर्थ विंग बॉस के पिछले टारगेट के बारे में चेतावनी देता है और बताता है कि उसने अपने पिछले शिकार को इसी तरह से मार दिया था। बाद में हमारा लड़का अकेला बाथरूम साफ कर रहा है और सोच रहा है कि जगह कितनी शांत है। एक पल के लिए वो सोचता है कि शायद यहाँ वो सुरक्षित है क्योंकि आसपास कोई नहीं है, लेकिन अचानक एक लात से दरवाजा जोर से खुल जाता है।
दिखाता है कि वो अब अकेला नहीं है। एक गंजा मस्कुलर कैदी मलिशियस मुस्कान के साथ आता है। वो टकला कैदी लड़के के पास आता है और कहता है कि तू स्वादिष्ट और ताजा लग रहा है, जबकि लड़का डरावनी नजरों के साथ पीछे हटता है। टकला कैदी कहता है कि डर मत, मैं तो बस थोड़ा खेलना चाहता हूँ। टोनी पैनिक में आ जाता है और खुद को बचाने की कोशिश में अग्रेसर को धक्का देने लगता है। अगले ही पल एक शावर ऑन हो जाता है और पानी छिड़कने लगता है, जिससे टेंशन भरा माहौल बन जाता है। अब पूरी तरह भीगा हुआ टोनी अपने अग्रेसर का सामना करता है, जो सीन का मजा ले रहा है। गंजा कैदी अपनी लिप्स चाटता है प्लेजर भरे एक्सप्रेशन के साथ और कहता है कि ये सबसे बेस्ट है। वो नए लड़के को फोर्सफुली पकड़ लेता है और बोलता है कि इतना टेंशन मत ले, जबकि उसे पकड़े हुए है। आदमी टोनी के कपड़ों को पकड़ने लगता है और कहता है कि अब मजे करेंगे। पूरी आतंक भरी नजरों के साथ टोनी खुद को इस भयानक स्थिति में फंसा हुआ वो पाता है। विशाल गंजे आदमी से गर्दन से पकड़ा हुआ है और पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसे चेहरे पर जोरदार ब्लो लगता है, लेकिन वो पकड़ से लगातार रेसिस्ट करता है। फिर गंजा आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि लड़का अभी भी रेसिस्ट कर रहा है तो सरप्राइजिंगली फाइस्टी है। इससे टकला कैदी टोनी के बाल पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे ऐसी एटीट्यूड पसंद है, लेकिन उसी पर लड़का अग्रेसर की बाह पकड़ लेता है और कहता है कि 1 मिनट रुक जा। दूसरा चश्मा वाला कैदी मसाकी आता है और फाइट को इंटरप्ट करता है। टकला कैदी बोलता है कि साले भाग जा, डिस्टर्ब मत कर। मसाकी बॉस कानामोटो बोलकर वो चेतावनी देता है कि अगर टोनी पर एक भी स्क्रैच रह गई तो बॉस कानामोटो तुमको फाड़ देगा, सबको बड़ा सिर दर्द होगा। वो टकला कैदी सोचता है कि अब क्या करना है। मुस्कुराते हुए वो टोनी को छोड़ देता है और कहता है कि हम तो बस थोड़ा खेल रहे थे, लेकिन वो मौका नहीं छोड़ता। मसाकी की तरफ मुड़ कर कमेंट करता है कि वो मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो हर जगह गलत टाइम पे आ जाते हैं। पास आकर गंजा आदमी कहता है कि अगर तू सच में इस लड़के को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो परिणामों के बारे में अच्छे से सोच ले। ऐसा कहकर विशाल कैदी मुड़ता है और चला जाता है, दोनों कैदियों को पीछे छोड़कर। मसाकी फर्श पर पड़े नए लड़के की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। इतने हंगामे के बाद वो टोनी को उठाने में मदद करता है। टोनी डरते हुए बोलता है, ये आदमी बहुत खतरनाक है और मैं ऐसे लोगों से अपना पीछा करने से कैसे रोकूं। मसाकी उसे समझाता है कि कानामोटो भले बहुत खतरनाक है और कानामोटो के नाम से तुमको कोई टच नहीं करेगा। इसके बाद अगले सीन में टोनी अकेला हॉल में चलता है और बाथरूम साफ करने के कठिन काम के बारे में सोचता है। अचानक कोई उसे ट्रिप कर देता है, जिससे टोनी लड़खड़ा कर जाता है। इससे टोनी खुद को एक ग्रुप ऑफ प्रिजनर से घिरा हुआ पाता है जो अच्छे इंटेंशन नहीं रखते। टोनी पूछता है कि तुम लोग कौन हो। एक हेंचमैन हमारे प्रोटोगोनिस्ट के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। फिर वे सभी गिरे हुए युवक को लात मारने लगते हैं और कहते हैं कि ये उनके बॉस को छूने की सजा है। एक लैब कोट वाली लेडी आती है और असॉल्ट को इंटरप्ट करती है और पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं। एक कैदी उसे पहचान लेता है और कहता है, डॉक्टर, हम तो बस उसे ज्ञान सिखा रहे थे। वो फिर उन्हें रोकने को बोलती है क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी और रोल कॉल के बारे में चेतावनी देती है। इससे लड़के समझ जाते हैं और चले जाते हैं, कहते हुए कि बाकी उसे सौंपते हैं। उनमें से एक पीछे मुड़कर गिरे हुए युवक से कहता है कि इस बार तू लकी है। तुरंत बाद सीन बदलता है और जेल के इन्फर्मरी के दरवाजे को दिखाता है जहां लड़के को ले जाया गया था। अंदर वो एक कॉट पर लेटा हुआ है और डॉक्टर चेतावनी देती है कि ट्रीटमेंट में थोड़ा दर्द होगा। वो घायल पीठ पर दवा वाला कॉटन बॉल दबाती है और टोनी दर्द से कराह उठता है। डॉक्टर लेडी उसे बोलती है कि दबाव मत रख और प्रोसेस के दौरान अगर कुछ चाहिए तो बता दे, लेकिन प्रोटोगोनिस्ट चादर को कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि वो ठीक है, भले ही उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो। डॉक्टर इस स्थिति में कैदी की विल पावर से थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। वो सोचती है कि लड़के में उससे ज्यादा हिम्मत है जितनी उसने सोच रही थी, जबकि टोनी उसे गुस्से से उदास अपने दांत से बेडशीट को चबा रखा है। अपनी सेल में वापस आकर प्रोटोगोनिस्ट अपने उस दोस्त के बारे में सोचने लगता है जो पहले उसकी मदद करने आया था। वो याद करता है कि मसाकी उसकी जगह बाथरूम साफ करने गया था और अभी तक लौटा नहीं है। इससे लड़का उस गंजे आदमी की धमकी याद कर लेता है जो उसके दोस्त को दी थी और चिंता करने लगता है
एक भयानक डर टोनी को पकड़ लेता है, जो डरता है कि उसके साथी के साथ कुछ बुरा न हो गया हो। फिर वो सेल की सलाखों तक दौड़ता है और हताशा में गार्ड के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। टोनी लगातार सेल की सलाखों पर हाथ मारता रहता है और किसी को भी जो सुन सके मदद के लिए गिड़गिड़ाता है। लेकिन एक सेल लीडर गुस्से से उठकर टोनी को एक लात मारकर चिल्लाता है, साले चुप कर, तूने अभी टाइम देखा है। फर्श पर पड़ा टोनी अपने गुस्साए हुए सेल लीडर को पूरी बात समझाने की कोशिश करता है। वो उसकी टांग पकड़ लेता है और बोलता है कि तामा बाथरूम साफ करने गया था और अब तक वापस नहीं आया। सेल लीडर उसे जोर से धक्का मार देता है और बोलता है कि गार्ड्स खुद ही ढूंढ लेंगे उसे। फिर वो टोनी को बोलता है कि बस चुप रह और चुपचाप इंतजार कर, कोई और शोर मत कर। सेल लीडर बड़बड़ाता है कि वो इतने आराम से सो रहा था और बेवजह उठा दिया। टोनी हाथ फर्श पर रखे हुए बेबस महसूस करता है और समझ नहीं आ रहा कि अपने दोस्त की मदद कैसे करे। वो चिंता से भर जाता है और सोचता है कि उसके दोस्त के साथ क्या हुआ होगा। सीन अब हॉलवे में शिफ्ट होता है, जहां कई कैदी इधर उधर घूम रहे हैं। टोनी भीड़ में से निकलने की कोशिश करता है और लोगों से रास्ता देने को कहता है, लेकिन अचानक दो आदमी उसके सामने आकर रुक जाते हैं और बिना कुछ बोले उसका रास्ता रोक लेते हैं। उसी पल टोनी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आगे उसे बहुत भयानक नजारा दिखता है। उसके दोस्त को दो गार्ड स्ट्रेचर पर उठाए लिए जा रहे हैं और वो बहुत बुरी तरह घायल दिख रहा है। दूसरे कैदी ये सीन देख रहे हैं और एक उनमें से बाथरूम की तरफ इशारा करता है, जहां से वो आया था। फिर सबको जगह का हाल देखकर पता चलता है और वे कमेंट करते हैं कि बेचारे के साथ तो पूरा नंबर कर दिया। गंजा आदमी मुस्कुराते हुए सामने आता है और पूछता है कि क्या टोनी का दोस्त अभी भी जिंदा है। ये सब सुनकर टोनी इतने गुस्से में मुट्ठियां कस लेता है कि उसकी नसें उभर आती हैं। वो उस टकले की तरफ मुड़कर चिल्लाता है और पूछता है कि क्या तूने ही मेरे दोस्त के साथ ये किया है। टकला आदमी मुस्कान के साथ मान लेता है कि उसके साथ खेलने में तो बहुत मजा आया था, लेकिन फिर वो टोनी के पास आकर कहता है कि अब मेरे मन में तुझसे भी थोड़ा खेलने का है। गंजा आदमी अपने गैंग के साथ है और टोनी से कहता है कि बाद में जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। गंजा आदमी अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मत सोच कि तू मेरे से बच जाएगा। टोनी अपने गुस्से से बेकाबू होकर टकले के हाथ को फुल बाइट फोर्स से काट लेता है। इससे टकला डर जाता है और बोलता है, साले कुत्ते, ये क्या कर रहा है तू, मेरे हाथ पे काट लिया। तब टकले कैदी के पीछे से एक डरावनी आवाज आती है कि दी अवे सालों, मेरे रास्ते से हटो। एक ब्लैक फिगर स्ट्रॉन्ग कैदी अपने एक हाथ से उस मोटे टकले को साइड में कर देता है, जिससे वो हैरान रह जाता है। टोनी ये सीन शॉक होकर देखता है और सोचता है कि ये वही आदमी है जो पहले फाइट में था। फिर हॉन्ग सॉन्ग कैदी गंजे को घूरता है और बोलता है कि निकल यहाँ से, मुझे शावर लेना है। टकले कैदी का चेहरा खराब हो जाता है और वो सोचता है कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। बड़बड़ाते हुए वो टोनी को लेकर पीछे हटने का फैसला करता है और कहता है कि कहीं और चला जाता हूँ। हॉन्ग सॉन्ग मुड़कर बोलता है, रुक बे, ये बाथरूम बहुत गंदा क्यों है। पीठ घुमाकर गंजा खुद से बड़बड़ाता है कि कितना इरिटेटिंग आदमी है, लेकिन जाते जाते वो टोनी को लात मारता है और चिल्लाता है कि तेरे काम है फर्श साफ करना। फिर टकला कैदी टोनी की तरफ देखकर चेतावनी देता है कि हमारे बीच का मामला अब भी खत्म नहीं हुआ। टोनी चुपचाप खड़ा रहकर उस आदमी को देखता है जिसने अनजाने में उसे मुसीबत से बचाया। सीन अब बाथरूम के ड्रेन में बहते पानी पर शिफ्ट होता है। जैसे ही जगह शांत होती है, टोनी शावर ले रहे उस आदमी को देखता है और सोचता है कि ये आखिर कौन है जो नागा को भी डरा देता है। नागा वही टकले कैदी का नाम है। वो सोचता है कि अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग होता तो अपने दोस्त की हेल्प कर पाता। अचानक शावर में खड़ा आदमी उसे घूरता है और बोलता है कि जो काम करना था वो हो गया तो निकल जा। इससे टोनी को एहसास होता है और उसे याद आता है कि उसे अपने दोस्त मसाकी की रक्षा करनी है। सीन अब जेल की सेल्स के बाहर शिफ्ट होता है। कमरे में टोनी अपने दोस्त को बेड पर लेटे हुए देखता है, जो अभी भी बहुत घायल है। वो अपने घायल साथी से माफी मांगता है और कहता है कि सब उसकी गलती है जो झगड़े में पड़ गया। इससे टोनी खुद को बेबस महसूस करता है और सोचता है कि वो खुद को कैसे मजबूत बना सकता है। अचानक बेड पर लेटा दोस्त हल्का सा हिलता है और आवाज करता है। अचानक से उठकर वो कहता है कि उसका इलाज हो गया है और वो ठीक है, लेकिन अब बेड इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगता है। टोनी और भी ज्यादा हिल जाता है और जोर से बोलता है कि ये सब उसकी गलती है। फिर दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि रो मत भाई, अब वो सुरक्षित है। टोनी के गालों पर आंसू बहने लगते हैं और वो पूछता है कि तुम मेरी मदद के लिए इतना क्यों किए। घायल आदमी बेड पर लेटा हुआ है और उसके शरीर पर मार
के कई निशान हैं। वो अपनी छाती पर हाथ रखकर शर्ट के अंदर से एक फोटो निकालता है और अपने दोस्त को दिखाता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है और तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो, इसलिए वो उसकी मदद करता है। वो फोटो दिखाते हुए बताता है कि उसका भाई स्कूल में बहुत शर्मीला होने की वजह से बुलिंग का शिकार होता था। फिर मसाकी खुलासा करता है कि एक दिन गुस्से में मेरे भाई ने एक बुली को जान से मार दिया और उसने अपने भाई के अपराध का जिम्मा खुद ले लिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पहुँचा। वो सोचता है कि अब उसका भाई कैसा होगा और क्या वो बाहर नॉर्मल जिंदगी जी रहा होगा। टोनी फोटो में लड़के को पहचान लेता है और शॉक होकर बोलता है, ये बंदा तो उसे याद आता है जो स्कूल के गेट पर बुलिंग का शिकार हो रहा था। मसाकी अपने दोस्त की रिएक्शन से हैरान होकर पूछता है कि क्या तू मेरे भाई को जानता है। आशा भरी नजरों से वो बार बार पूछता है कि उसका भाई कैसा था। टोनी जबरन मुस्कुराता है और झूठ बोलता है कि उसका भाई अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता था। झूठ सुनकर दोस्त राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि जो उसने किया वो गलत नहीं था। फिर गुस्से में टोनी उठ खड़ा होता है और कहता है कि वो टकले नागा की रिपोर्ट करेगा, लेकिन उसका साथी उसे रोक लेता है, ऐसा ना करने को बोलता है। टोनी अपने दोस्त की रिएक्शन से कंफ्यूज हो जाता है और जोर से पूछता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता। फिर मसाकी शेष का इशारा करता है और अपने सेलमेट से धीरे बोलने को कहता है। वो पास आकर कान में फुसफुसाता है कि इस रिफॉर्मेटरी में एक बहुत डरावना राज छिपा हुआ है। टोनी इस खुलासे से शॉक हो जाता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसका दोस्त कान में फुसफुसाकर राज बताने लगता है, लेकिन बीच में कुछ इंटरप्ट कर देता है। एक हाथ जोर से सेल की सलाखों पर पीटता है, जिससे दोनों चौंक जाते हैं। दूसरा कैदी दरवाजे पर आता है और मसाकी को कॉल आउट करता है। टोनी मुड़कर देखता है कि कौन है। वो आदमी बुरी मुस्कान के साथ भद्दा कमेंट करता है, मसाकी, लगता है तूने और नागा ने बहुत मजे किए हैं। अपनी स्थिति पर गुस्से में टोनी उठ खड़ा होता है और चिल्लाता है कि तू क्या इसे इशारा कर रहा था? भले ही डरा हुआ हो, फिर भी उससे भिड़ने को तैयार है। मसाकी सीन देख रहा है और जरूरत पड़ी तो बीच में आने को तैयार है। वो उस आदमी से कामली कहता है कि अपना मुंह संभाल कर बात कर, क्योंकि सच बात तो ये है कि नागा से तेरी फटती है, इसलिए तू उसका चेला बना फिरता है और उसको मॉक करता है कि अगर तेरे पिछवाड़े में दम है तो क्या तू अपने बॉस के सामने भी यही कह सकता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। अजीब तरीके से कैदी टॉपिक बदलता है और कहता है कि वो ब्रेक लेने जा रहा है और अपने ग्रुप के साथ चला जाता है। टोनी अपने दोस्त की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि तू इस स्थिति में इतना शांत कैसे रह सकता है। बेड पर लेटा लड़का समझाता है कि इस जगह में सरवाइव करने के लिए अपनी असली पहचान छुपानी पड़ती है। वो आगे कहता है कि जो भी तेरे पास है उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ना पड़ता है। इससे टोनी पूछता है कि क्या ये उसी राज से जुड़ा है जिसे वो बताने वाला था। मसाकी फिर उसे तुरंत चुप रहने को बोलता है और अगले दिन इन्फर्मरी साथ जाने को बोलता है और गुड नाइट कहता है। सीन अब रिफॉर्मेटरी के डोर में है, जहां टोनी बंक बेड बना रहा है। अंधेरे में एक जोड़ी आंखें चुपचाप सब देख रही हैं। रात बहुत अंधेरी है और पूरा चांद बादलों भरे आसमान को रोशन कर रहा है। हम एक युवक को बेड पर लेटे हुए देखते हैं जो हल्का हल्का खांस रहा है और बहुत चिंतित नजर आ रहा है। वो नीचे देखता है और सोचता है कि क्या उसका बंकमेट ठीक है। उसका दोस्त मसाकी बुरी तरह पीटा गया है और उसे वो सलाह याद आती है कि सब चुपचाप सह ले। इससे लड़का सोचता है कि क्या ये सच में खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। वो फिर सोचता है कि अगर वो उस दूसरे आदमी जैसा मजबूत हो जाए तो अच्छा रहेगा। लड़का याद करता है कि वहाँ का सबसे ताकतवर नागा भी उस आदमी से डरता था। वो याद करता है कि कैसे उसने एक साथ 4 लड़कों से लड़ाई की थी। उस जोरदार फाइट की याद उसके दिमाग में आती है और वो डर जाता है। उसी पल वो बेड पर लेटे लेटे फाइटिंग मूव्स की नकल करने लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि ये बेकार है क्योंकि उसके पास वैसी ताकत नहीं है। हताश होकर टोनी बेड में सिकुड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि इस जगह में सुरक्षित कैसे रहा जाए। अगले सीन में इमारत के बाहर रात में जोर की बारिश शुरू हो जाती है। इधर हॉलवे में मसाकी को उसका साथी और सामने डॉक्टर इन्फर्मरी ले जा रहे हैं। टोनी उसे बोलता है कि टाइम की चिंता मत कर और उसे सहारा देकर चलने में मदद करता है। अचानक कैदी को कुछ हरकत दिखती है और वो डर जाता है क्योंकि इस वक्त सबको सोना चाहिए था। ठीक सामने सूट पहने एक आदमी कुछ गार्ड्स के साथ उसकी तरफ आ रहा है और ये डायरेक्टर होता है जो अपने गार्ड्स के साथ था। डायरेक्टर को कुछ अजीब लगता है और पूछता है कि नया लड़का और डॉक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं। डॉक्टर कोंडा बताती है
कि सर मसाकी ठीक नहीं है, इसलिए उसे इन्फर्मरी ले जा रही हूँ। उसी पल डायरेक्टर मसाकी से पूछता है कि क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मसाकी बोलता है नहीं सर, बस पुरानी चोट खुल गई थी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक है। फिर जनरल डायरेक्टर स्थिति समझ जाता है और उन्हें जाने देता है। संदिग्ध मुस्कान के साथ वो मुड़कर लड़के से कहता है कि अपना ख्याल अच्छे से रखना। वे चले जाने के बाद टोनी मसाकी से पूछता है कि तूने नागा के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। टोनी कहता है कि इस बेकार जगह में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो फिर अपने दोस्त के कान में फुसफुसाता है, हाँ इस जेल में अवैध और नशीली दवाएं बनाए जा रहे हैं। टोनी इस खुलासे से शॉक हो जाता है और बोलता है लेकिन ये तो क्राइम है, और पूछता है कि ये काम कौन कर रहा है। मसाकी कहता है कि अभी नहीं पता, लेकिन अगर वो इसके मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देगा तो इस सीक्रेट से उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। आखिर में वो अपने साथी से कहता है कि इस राज को किसी और को मत बताना। जैसे ही वे हॉलवे में आगे बढ़ते हैं, कोई छाया में से उन्हें चमकती आंखों से देख रहा होता है। आखिरकार दोनों लड़के रिफॉर्मेटरी की इन्फर्मरी रूम में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मसाकी की बांह पर घावों का बहुत ध्यान से इलाज शुरू करती है। अचानक दो गार्ड्स कमरे में घुस आते हैं, जिससे डॉक्टर और पेशेंट दोनों हैरान रह जाते हैं। एक गार्ड मसाकी को और कहता है कि उसे बाहर के अस्पताल ले जाएगा, जहां अच्छे से उसका इलाज होगा, लेकिन मसाकी ऑफर ठुकरा देता है और उसका दोस्त टोनी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बाहर का अस्पताल बेहतर होता है तो मसाकी मना क्यों कर रहा है। डॉक्टर बीच में आती है, गार्ड की बांह पकड़ लेती है और मसाकी की जिम्मेदारी खुद ले लेती है, लेकिन इससे गार्ड गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर को धमकाता है कि अगर तुम अपनी जॉब चाहती हो तो बीच में टांग मत अड़ाओ। डॉक्टर का चेहरा अंधेरा हो जाता है और वो गार्ड के प्रेशर के आगे झुकती दिखती है। कोई चारा न देखकर मसाकी सहयोग करने का फैसला करता है और गार्ड्स के साथ जाने को तैयार हो जाता है। उसका दोस्त टोनी उसे ख्याल रखने को बोलता है और कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। मसाकी बस गंभीर चेहरे के साथ अपने साथी को देखता है। साथी मौके का फायदा उठाकर उसे याद दिलाता है कि सब चुपचाप सह ले, जैसा उसने कहा था, लेकिन लड़का चेतावनी देता है कि वो खुद को बचाने वाला एकमात्र वो खुद है और किसी पर भरोसा मत करना। इस आखिरी चेतावनी के साथ गार्ड्स आखिरकार युवक को इन्फर्मरी से बाहर ले जाते हैं। टोनी उसे देखता हुआ मुस्कुराता है और सोचता है कि अब उसके साथी की चोटें ठीक हो जाएंगी। वो हॉलवे में चलता है और मानता है कि अगर बाहर के डॉक्टर उसके चोट को देखकर बता देंगे कि उस पे बुली हुआ है, जिससे हमलावर को आखिरकार सजा मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं। अगले दिन सूरज चमकदार तरीके से उगता है और कांटेदार तारों से घिरे यार्ड को रोशन करता है। लंच टाइम पर सभी कैदी लंबी लाइन में खड़े होकर अपना खाना ले रहे हैं। टोनी अपनी ट्रे लेता है और सोचता है कि उसका दोस्त अस्पताल से कब लौटेगा। इधर टेबल पर एक कैदी बुरी मुस्कान के साथ दूसरे को एक अफवाह सुनाता है। वो कहता है कि पिछली रात किसी ने भागने की कोशिश की और कोशिश में ही खत्म कर दिया गया। कहानी सुनाने वाला बहुत खुश लग रहा है। कान से कान तक मुस्कुराते हुए वो खुलासा करता है कि भागने वाला मसाकी तामिया था। ये सुनकर टोनी शॉक हो जाता है और उसकी ट्रे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है। वो पूरी तरह जड़ होकर मेस हॉल के बीच में खड़ा रह जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसका दिमाग इस खबर को प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि उसका इकलौता दोस्त चला गया। मेस हॉल में सब लोग उस लड़के को देख रहे हैं जो बिना किसी रिएक्शन के खड़ा है। वो सोचता है कि क्या मसाकी मर गया। फिर वो अपने आप को समझता है कि ये गलती होगी, क्योंकि मसाकी तो इलाज के लिए अस्पताल गया था। अचानक कुछ गार्ड्स चुपचाप मेस हॉल से गुजरते हैं। कैदी ऑफिसर की हरकतों को देख रहे हैं। लगता है वे किसी को ढूंढ रहे हैं। हेड गार्ड शिरो कात्सामादा सामने आता है और एक कैदी उम्मीद करता है कि ये उसके बारे में ना हो। ऑफिसर अपना सिर घुमाता है और जहाँ से हंगामा शुरू हुआ था उसी तरफ देखता है। वो हॉल के बीच में रुक जाता है और सभी कैदियों को ऐलान करने की तैयारी करता है। गार्ड ऐलान करता है कि मसाकी तामिया पिछली रात भागने की कोशिश की और 2 गार्ड्स को घायल किया, और सबको शॉक में डालते हुए वो कहता है कि भागने की कोशिश तुरंत खत्म कर दी गई। भाई, ये हमारे मेन कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है यार, इतनी सैड लाइफ, और ऊपर से उसका एक भाई जैसे दोस्त मिला तो भी मर गया। क्या ही तो इंटरेस्टिंग जा रही है यार ये मानवा। फिर टोनी सोचता है कि ये बेकार है, क्योंकि मसाकी के पास किसी गार्ड को चोट पहुंचाने और
भागने की ताकत ही नहीं थी। ऑफिसर मौके का फायदा उठाकर कैदियों को साफ चेतावनी देता है। वो कहता है कि जो भी ठीक से व्यवहार नहीं करेगा उसका भी वही हश्र होगा जो मसाकी का हुआ। सबको देखते हुए बाद में धमकी के बाद दोनों गार्ड्स मुड़कर चले जाते हैं और मेस हॉल में सन्नाटा छा जाता है। टोनी पिछली रात अपने दोस्त को ले जाते हुए का मोमेंट याद करता है। तभी वही टकला कैदी कमेंट करता है कि हट यार, मेरे माल की बर्बादी हो गई, मजा तो अभी शुरू ही हुआ था। बहुत गुस्से में टोनी उस पर चिल्लाता है कि मेरे दोस्त का मजाक मत उड़ाना। गंजा आदमी फिर खुलासा करता है कि उस दिन बाथरूम में मसाकी ने शुरू में लड़ने की कोशिश भी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब सबके सामने धमकी दी गई तो वो डर तुरंत शांत हो गया और खुद को मेरे को सौंप दिया। टकला कैदी फिर कहता है कि उसने सोचा था वो हम तीनों मिलकर खेलेंगे पर वो साला तो पहले ही मर गया। टोनी नफरत भरे गुस्से से फट पड़ता है। टोनी गंजे आदमी की तरफ दौड़ता है और उसे मुक्का मार देता है। मुक्का सीधा बड़े आदमी के चेहरे पर लगता है जो मुश्किल से हिलता है। पलक झपकते ही टोनी को जोरदार काउंटर अटैक सीधे मुंह पे लगता है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। एक पावरफुल लात से टकले कैदी ने टोनी को उड़ा देता है और वो मेस हॉल के बीच में जा गिरता है। जमीन पर पड़े हुए भी टोनी लगातार मार खाता रहता है और खुद को बचा नहीं पाता। गंजा आदमी टोनी की ताकत पर मजाक उड़ाता है और चुनौती देता है कि अगर हिम्मत है तो अपने दोस्त का बदला लेके दिखा साले। हमारा लड़का हार नहीं मानता और डिटर्मिनेशन के साथ टकले कैदी की टांग पकड़ लेता है। मस्कुलर आदमी टोनी की जिद से चिढ़ जाता है और नफरत भरी नजरों से घूरता है। फिर वो पूरी ताकत से टोनी पर स्टॉम्प करता है और उसे बेकार कचरा बोलता है। कुछ कैदी सिर्फ ये नजारा देखते हुए स्थिति पर हंसते हैं। टोनी लगातार बेरहमी से मारा जाता है और ज्यादा से ज्यादा घायल होता जाता है। गंजा आदमी उसे कॉलर से उठाता है और एक हाथ से ऊपर उठाकर बोलता है, साले तू अब मरने वाला है। वो फिर लड़के के चेहरे पर दूसरा मुक्का मारने की तैयारी करता है और फाइट हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। अचानक एक हाथ मारने के लिए पीछे मोड़ता है तो पीछे से आ रहे एक कैदी का खाना उसके हाथ से लग के गिर जाता है और वो कैदी की बाह पकड़ लेता है जिससे उसका अटैक रुक जाता है। एक छायादार फिगर जो होता है वो कहता है, साले टकले तेरी वजह से मेरा सूप गिर गया है और अब इसे कैसे ठीक करेगा। टकला कैदी शौक और डर जाता है जब उसे पता चलता है कि किसने उसके मजे में दखल दिया। रहस्यमयी आदमी होंग सॉन्ग होता है जो गंजे की बाह को जोर से दबाता है जिससे वो डर और गुस्से के मिक्स से घूरता है। बिना मेहनत के वो मोटे टोनी को ऐसे फेंक देता है जैसे वो कुछ भी न हो। एक कैदी मदद करने का सुझाव देता है लेकिन उसका साथी उसे रोकता है और कहता है कि ये बेकार होगा। ब्लॉन्ड लड़का होंग सॉन्ग आदमी को अपना सूप ऑफर करता है और स्थिति शांत करने की कोशिश करता है। दूसरा कैदी गंजे को शांत करने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि गार्ड्स आसपास हैं और अगर वो इससे लड़ेगा तो यहाँ इंसल्ट हो जाएगी बॉस, इसलिए ठंडे हो जाओ। मेस हॉल में टेंशन बढ़ जाता है और सब चुपचाप कॉन्फ्रंटेशन देख रहे हैं। टकला कैदी गुस्सा हो जाता है क्योंकि अगर वो अब भाग गया तो सब उसे कायर समझेंगे। इधर टोनी फर्श पर बुरी तरह पीटा हुआ पड़ा है और लगभग बेहोश हालत में है। फिर रहस्यमयी आदमी होंग सॉन्ग कोजो टोनी से कहता है कि अगर तू अभी भी जिंदा है तो अपनी चोटों का इलाज कराने चला जाए और बोलता है कि मसाकी भी चाहता थे कि तुम जिंदा रहो। ये सुनकर टोनी अपने दांत दबा लेता है और नफरत और दर्द भरी नजरों के साथ टोनी को रिएक्ट करने की ताकत मिल जाती है। डार्क हेयर्ड आदमी फिर मुड़ता है और खाना खाने के लिए जाने लगता है। फर्श पर लेटा घायल टोनी हाथ छाती पर रखे हुए सीन देखता है। बहुत दर्द महसूस करते हुए वो मुश्किल से उठता है और आने वाली मुसीबत से दूर हट जाता है। होंग सॉन्ग के सामने वही टकला कैदी खड़ा होता है जिससे होंग सॉन्ग रुक जाता है जो अपना खाना की ट्रे पकड़े हुए है। धमकी भरी नजरों के साथ वो टकले कैदी को तुरंत रास्ते से हट जाने का ऑर्डर देता है। गंजा आदमी लड़के के एटीट्यूड से चौंक जाता है और एक पल के लिए बोल नहीं पाता। फिर वो आगे बढ़ जाता है। तभी अपमान से गुस्सा होकर टकला कैदी चिल्लाता है कि रुक जा साले। उसका चेला उसे को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार दिखता है। होंग सॉन्ग उसे बोलता है कि क्या बे तू मेरे से फाइट करना चाहता है और पूछता है कि क्या तू ह्यूमिलिएट होना चाहता है। गंजा आदमी शक और गुस्से से बोलता है, तेरे को क्या लगता है मैं तुझे नहीं हरा सकता। स्थिति और खराब होने वाली है। टोनी दूर से देख रहा है और सोच रहा है कि ये टकला कैदी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या ये इतने सारे ओपोनेंट को हरा सकता है। होंग सॉन्ग कहता है कि रास्ते में मत आ क्योंकि उसका खाना ठंडा हो रहा है और उसे इग्नोर कर देता है। अंधे गुस्से में टकला कैदी चार्ज करता है और चिल्लाता है कि साले तुझे मैं बताता हूँ रुक। दूसरे कैदी एक्साइटेड हो जाते हैं और फाइट जीतने वाले पर बैटिंग शुरू कर देते हैं। टकला कैदी फिर पूरी ताकत से एक पावरफुल मुक्का ओपोनेंट पर मारता है लेकिन
लेकिन होंग सोंग आसानी से बच जाता है और कहता है कि वो ट्रेनिंग इसलिए करता है ताकि अब कभी हारे नहीं। गंजा आदमी गुस्सा हो जाता है कि वो सिर्फ बच रहा है और बोलता है कि भागना बंद कर और मर्दों की तरह सामने से फाइट कर। गंजा आदमी मुक्का मारने की कोशिश करता है लेकिन डार्क हेयर्ड लड़का टेबल का इस्तेमाल करके डिफेंड कर लेता है। टकले के दोस्त सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं कि बॉस तो कमाल का है और ये तो बॉस के सामने कुछ भी नहीं। टोनी फाइट देख रहा है और गंजे विशाल की ताकत से शॉक हो रहा है। टकला कैदी चिढ़ जाता है और ओपोनेंट शिकायत करता है कि लड़ना बहुत बोरिंग है। होंग सोंग पीछे हटता है तो वो टेबल से टकरा जाता है। मौका देखकर टकला मुस्कुराता है और पूरी ताकत से अटैक करने की तैयारी करता है। वो सोचता है कि अगर उसने ओपोनेंट को हरा दिया तो ये जगह में नंबर 1 बन जाएगा। तो भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें मैंने 1 से लेकर 7 चैप्टर्स तक एक्सप्लेन कर दिया है। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी जिसमें हम टोनी के उस फाइटर वर्जन को बनते देखने वाले हैं। ये मानहवा बहुत इंटरेस्टिंग है यार। इसके सभी चैप्टर्स में चैनल में लगातार कंटिन्यू करूंगा। मानहवा में सारे सेक्टर्स का बिल्डअप हो गया है। अब असली स्टोरी शुरू होगी तो बने रहना चैनल में। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगी और आप सभी में से 89% लोग हैं जो देखते तो हैं डेली पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन भाइयों को बोलना चाहूंगा कि आपकी मर्जी है मेरे को सब्सक्राइब करने की, पर अगर आप मेरे चैनल के सीरीज के स्टोरी के साथ बने रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जब मैं अगला पार्ट या अगला चैप्टर डालूं तो आप मिस न करो। सो आई एम योर होस्ट नेक्सो एंड यू आर वॉचिंग नेक्सो मनहवा सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।